नमस्कार दोस्तों, विमर्श के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी की राजनीति की। ये मत सोचना आपकी उत्तर प्रदेश की लड़ाई सिर्फ बीजेपी और सपा के बीच है, क्योंकि यूपी की राजनीतिक शतरंज पर अब एक नया खिलाड़ी आ चुका है। उसका नाम है ओवैसी। वह किसका मोहरा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उसकी मौजूदगी में सबसे ज्यादा बेचैनी किसे हो रही है, इसका जवाब आज की राजनीतिक साफ साफ दे रही है। कल मुरादाबाद में एक रैली हुई। उस रैली में ओवैसी ने अखिलेश यादव को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जिसमें दोस्ती भी थी और चुनौती भी थी। कैसे? मुरादाबाद रैली में ओवैसी ने मंच से कहा कि अभी भी वक्त है, समझौता कर लो, वरना बाद में रोना मत। यानी एक तरह से संदेश साफ था कि अगर बीजेपी को रोकना है तो बाबा योगी दोबारा सत्ता में ना आए तो हम अखिलेश यादव के साथ समझौता करने को तैयार हैं। लेकिन इसी के साथ ओवैसी ने एक नया सवाल भी दाग दिया, जिसका जवाब समाजवादी पार्टी के लिए आसान नहीं था। उन्होंने कहा कि आज अखिलेश यादव जौहर यूनिवर्सिटी के लिए आवाज उठा रहे हैं, 1973 के रेवेन्यू कानून का हवाला दे रहे हैं। लेकिन अगर जौहर यूनिवर्सिटी की इतनी चिंता थी तो 2017 में जब तक खुद मुख्यमंत्री थे तब उसी कानून का इस्तेमाल करके इसकी इमारतों को नियमित क्यों नहीं किया? तब क्यों नहीं बोले? आज अचानक इतना दर्द क्यों? यानी एक तरफ समझौते का हाथ और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की राजनीति पर सीधा सवाल। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई है। ओवैसी ने उसी मंच से कहा कि समझौता होगा, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने का काम नहीं करेगा, उसे बराबरी का हक चाहिए। राजनीति की भाषा में इस एक वाक्य का मतलब बहुत बड़ा है। मतलब अगर सत्ता में साझेदारी होगी तो हिस्सेदारी भी बराबर चाहिए। यहीं से उत्तर प्रदेश की राजनीति नई करवट लेती हुई दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना है तो सबसे पहले उसके वोट बैंक का गणित समझना पड़ेगा। यूपी में मुसलमानों की आबादी लगभग 19 से 20% है। राज्य में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। इनमें लगभग 120 से 143 सीट ऐसी है जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक या बेहद प्रभावशाली माने जाते हैं, क्योंकि इन सीटों पर उनकी हिस्सेदारी 20% या उससे अधिक है। और अगर इस गणित को हम और गहराई से देखें तो लगभग 70 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट 30 से 40% के आसपास हैं। उसमें भी 50 से 60 सीट ऐसी हैं जहां उनकी हिस्सेदारी 20 से 30% के बीच है। अब जरा इस पूरे खेल को समझिए। यूपी की राजनीति में 20% वोट मायने रखता है। यह कोई छोटी ताकत नहीं है। आमतौर पर माना जाता है कि मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा सपा को जाता है। अब मान लीजिए किसी विधानसभा सीट पर मोमडन वोटर 25% है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव शुरू होने से पहले ही एक मजबूत आधार के साथ जमीन पर उतरता है। लेकिन राजनीति में चुनाव अक्सर 2, 3 या 5% वोट तय करते हैं। अगर उसी 25% वाले में से सिर्फ 5 से 7% वोट भी इधर उधर हो जाएं, तो पूरी सीट का परिणाम बदल सकता है। और यहीं पर एंट्री होती है ओवैसी की। ओवैसी भले ही उत्तर प्रदेश में एक भी सीट ना जीते, लेकिन अगर वे 5 से 7% वोट भी अपनी तरफ खींच लेते हैं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पूरी चुनावी गणित बिगड़ सकती है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ओवैसी के बयानों का बहुत आक्रामक जवाब देने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लड़ाई सिर्फ बयान की नहीं है। लड़ाई वोट के उस छोटे से हिस्से की है जो दर्जनों सीटों का नतीजा बदल सकता है। अब यहीं से कहानी एक और मोड़ लेती है, क्योंकि यूपी की राजनीति में इस समय सिर्फ वोट बैंक का खेल नहीं चल रहा, बल्कि छात्र आंदोलन को भी एक नए राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। अब जरा इस पूरी रणनीति का दूसरा हिस्सा समझिए। इस समय देश की राजनीति में छात्र आंदोलन सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। विपक्ष को लग रहा है कि जो काम हम वर्षों तक मिलकर नहीं कर पाए, वह काम अब युवा शक्ति और छात्रों के नाम पर किया जा सकता है। यह सरकार को सीधे राजनीतिक नहीं बल्कि जन आंदोलन के जरिए घेरा जाए। और यही कारण है कि अखिलेश यादव इस पूरे आंदोलन का एक हिस्सा यूपी में शिफ्ट करना चाहते हैं। इस रणनीति के तहत उन्होंने रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया। जौहर यूनिवर्सिटी लंबे समय से कानूनी विवादों में रही है। निर्माण और भूमि से जुड़े मामलों पर अदालतों में सुनवाई हुई। इन्हीं मामलों के आधार पर यूपी सरकार ने बनी वहां कुछ इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। अब अखिलेश यादव इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी मंच तैयार हो चुका है, भीड़ भी जुट चुकी है। लेकिन राजनीति सिर्फ भीड़ जुटाने का नाम नहीं है, भीड़ की दिशा तय करने का नाम भी है। यहीं पर अखिलेश यादव की सबसे बड़ी दुविधा शुरू होती है। उन्हें डर है इस बात का है कि अगर जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा केवल मुसलमानों का मुद्दा बन गया तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण तेज हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव एक तरफ जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ओवैसी के साथ खुलकर खड़े होने से भी बचते हैं,
क्योंकि अगर ओवैसी और अखिलेश एक ही मंच पर दिखाई देते हैं तो बीजेपी के लिए यह कहना आसान हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह मुस्लिम राजनीति के एक तरफ झुक चुकी है, और यही नैरेटिव हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का कारण बन सकता है। इसलिए अखिलेश यादव की कोशिश है कि जौहरी यूनिवर्सिटी को सिर्फ मुस्लिम मुद्दा ना रहने दिया जाए, उसे शिक्षा का मुद्दा बना दिया जाए, उसे युवाओं का मुद्दा बनाया जाए, ताकि हिंदू, मुस्लिम, ओबीसी, एससी, सामान्य वर्ग, हर वर्ग का युवा इस आंदोलन से जुड़ सके। लेकिन इस कहानी में एक और राजनीतिक चाल छिपी हुई है, और वही चाल बताती है कि आखिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच अंदर खाने की असली प्रतिस्पर्धा क्या है। दिल्ली में जब छात्र आंदोलन का मुद्दा और 20 तारीख को संसद मार्च हुआ, तब सबसे ज्यादा राजनीतिक फुटेज किसे मिली? समाजवादी पार्टी को। अखिलेश यादव, डिंपल यादव और समाजवादी पार्टी पूरे दिन मीडिया की सुर्खियों में रहे, लेकिन राजनीति में सुर्खियों ज्यादा देर तक किसी एक के पास नहीं रहती। अगले ही दिन कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना दे दिया, और जो कैमरे एक दिन पहले समाजवादी पार्टी पर फोकस रहे थे, दूसरे ही दिन उनका पूरा फोकस कांग्रेस की तरफ घूम गया। यानी जो मुद्दा समाजवादी पार्टी के हाथ में था, उसकी राजनीतिक फुटेज कांग्रेस ले गई। यही से समझ आता है कि विपक्ष के भीतर भी सिर्फ बीजेपी से लड़ाई नहीं चल रही है। इसलिए अखिलेश यादव चाहते हैं कि छात्र आंदोलन उत्तर प्रदेश पहुंचे, लेकिन उसका राजनीतिक नेतृत्व उसके हाथों में रहे। यही राजनीति है। दूसरी तरफ कांग्रेस की भी अपनी रणनीति है। कांग्रेस चाहती है कि क्षेत्रीय दल धीरे धीरे कमजोर हों, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर उसका राजनीतिक स्पेस फिर से बढ़े। क्षेत्रीय दल भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, और एक संभावना यह भी मानी जा रही है कि जब भविष्य में गठबंधन के तौर पर सीट बंटवारे की बातचीत होगी, तब राहुल गांधी राजनीतिक ताकत दिखाकर पहले से ज्यादा सीटों की मांग कर सकते हैं। यानी विपक्ष बाहर से एक दिखाई देता है, लेकिन भीतर हर दल अपनी अपनी शतरंज खेल रहा है। अब पूरे खेल का अंतिम निष्कर्ष समझिए। अखिलेश यादव ओवैसी से गठबंधन करे या गठबंधन ना करे, दोनों ही परिस्थितियों में राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। अगर गठबंधन होता है तो बीजेपी हिंदू ध्रुवीकरण का मुद्दा उठाएगी, और अगर गठबंधन नहीं होता है तो ओवैसी समाजवादी पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करेंगे। यानी दोनों रास्तों में चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने है। उधर भारतीय जनता पार्टी के पास एक और राजनीतिक पूंजी भी है। गरीब कल्याण योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, शौचालय, किसान सम्मान निधि और दूसरी कई योजनाएं जिनका लाभ करोड़ों लोगों तक पहुंचा है। इसके साथ योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था और बुलडोजर नीति, इन दोनों को लेकर के इनके समर्थकों के बीच एक अलग राजनीतिक संदेश भी बना हुआ है। यही कारण है कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ऐसी एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं देती जैसी सामान्यतः देखने को मिलती है। कुल मिलाकर आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में दिखाई देती है, और इस पूरी शतरंज में ओवैसी अब वह मोहरा बन चुके हैं जिसे न समाजवादी पार्टी पूरी तरह अपनाने का जोखिम उठा सकती है और न ही पूरी तरह नजरअंदाज करने की स्थिति में। आने वाले चुनाव में यह मोहरा कितना असर डालेगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन एक बात तय है, यूपी की शतरंज पर अब हर चाल सिर्फ चली नहीं जाएगी बल्कि तोली जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।